Are you still finding a video on biceps tendon tear? So here your wait ends. A detailed video on biceps tendon tear. Hello everyone, welcome to Physiopath by Ruchi. Today we will learn about biceps tendon tears. So what is it? Located in the front of the upper arm. So biceps एक मसल है और हमारी जो आर्म है उसके फ्रंट साइड में ये होती है. अटैच टू द शोल्डर एंड एल्बो बोन्स बाय स्ट्रॉन्ग कनेक्टिव टिश्यूज कॉल्ड टेंडन्स. ये हमारे शोल्डर से स्टार्ट होती है, ये शोल्डर से स्टार्ट होती है और हमारे एल्बो पे कनेक्ट होती है टेंडन्स के थ्रू. सो क्रूशियल फॉर बेंडिंग द एल्बो एंड रोटेटिंग द फोर आर्म. व्हाट इज द मेन function of biceps muscle? Bending the elbow and rotating the forearm. Tears of the biceps tendon at the elbow are uncommon compared to shoulder tears. Most commonly shoulder tears तो हमें देखने मिलते हैं, लेकिन biceps मसल का टेयर होना जल्दी देखने नहीं मिलता है हमें. सो टेंडन अटैचमेंट्स ऑफ द बाइसेप्स में कौन सा टेंडन अटैच होता है कहाँ पर? प्रॉक्सिमल टेंडन्स, जो ये फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि जो प्रॉक्सिमली जो हमारी बॉडी की तरफ जो टेंडन्स अटैच कर रहे हैं बाइसेप्स मसल को, वो प्रॉक्सिमल टेंडन्स कहलाएंगे. और जो डिस्टली अवे फ्रॉम द बॉडी हमारी बाइसेप्स मसल को अटैच कर रहे हैं एल्बो से, तो वो हमारे डिस्टल टेंडन्स कहलाएंगे. सो लॉन्ग हेड, प्रॉक्सिमल टेंडन्स में लॉन्ग हेड शॉर्ट हेड दो होते हैं. सो अटैचेस, लॉन्ग हेड अटैच करता है हमारे टॉप ऑफ द शोल्डर सॉकेट ग्लेनॉइड फोसा को. सो इट इज़ मोर वल्नरेबल टू इंजरी. बहुत ज़्यादा इंजरी होने के चांसेस होते हैं क्योंकि शोल्डर में इंजरी ज़्यादातर देखने मिलती है. शॉर्ट हेड, प्रॉक्सिमल टेंडन का शॉर्ट हेड कहाँ अटैच करता है? अटैचेस टू अ बम्प ऑन द शोल्डर ब्लेड कॉल द कोरेकॉइड प्रोसेस. दिस हेड रेयरली टेयर्स. और ये कोरेकॉइड प्रोसेस से अटैच होता है शॉर्ट हेड, और ये बहुत रेयरली ही टेयर होता है. यहाँ हम देख सकते हैं ये जो हमारा यहाँ पे ये टेंडन लाई कर रहा है, तो पहला टेंडन जो ग्लेनॉइड फोसा से, ये हमारा हो जाएगा लॉन्ग हेड. और ये जो कोरेकॉइड प्रोसेस से यहाँ से जो अटैच कर रहा है बाइसेप्स ब्रैकियाई को, सो ये हमारा शॉर्ट हेड हो जाएगा. देखते हैं डिस्टल टेंडन में क्या आता है. डिस्टल अटैचमेंट, द मसल मर्जेस इनटू अ सिंगल टेंडन दैट अटैचेस द रेडियस बोन इन द फोरआर्म. सो जो मसल हमारे सिंगल टेंडन, ये डिस्टल अटैचमेंट में सिंगल टेंडन ही होता है, ये हमारी रेडियस बोन को फोर आर्म से, जो कि फोर आर्म में रेडियस बोन होती है, उससे अटैच करता है हमारी बाइसेप्स मसल को. टीयर्स हेयर यूजुअली हैपन ड्यू टू अ सडन फोर्सफुल स्ट्रेटनिंग टू द बेंड एल्बो. तो ये बेंड एल्बो में हमें देखने मिलता है. ये जो हमारा डिस्टल, ये ठीक है, तो जो हमारे डिस्टल हेड होता है ये हमारे रेडियस बोन से बाइसेप्स ब्रैकियाई को अटैच करता है. सो व्हाट इज अ बाइसेप्स टेंडन टेयर? अब बाइसेप्स टेंडन टेयर एक्चुअल में होता क्या है? अ टेयर अकर्स व्हेन वन ऑफ द बाइसेप्स टेंडन्स इज सिवियरली डैमेज्ड और डिटैचेस एंटायरली फ्रॉम द बोन. सो एक ऐसा टेयर बाइसेप्स टेंडन में जो कि सेवियरिटी के साथ सेवियर भी हो सकता है, एंड डैमेज एंड डिटैचेस एंटायरली फ्रॉम द बोन, जो कि पूरी बोन से ही डिटैच हो जाता है. दीज टेयर्स कैन बी कैटेगराइज पार्शियल टेयर, कंप्लीट टेयर. तो पार्शियल, ये दो तरीके से टेयर देखने मिल सकते हैं हमें, एक पार्शियली और एक कंप्लीटली. तो पार्शियल टेयर में जो टेंडन डैमेज होता है वो फ्रेड होता है बट नॉट कंप्लीटली सेवियर्ड. सो पार्शियल में जो हमारे टेंडन्स हैं, तो ये टेंडन के कुछ फ्रैगमेंट्स ही डैमेज हुए होते हैं,
ठीक है, या फिर कैलिंग स्ट्रेच होते हैं, तो जिससे पार्शियल टेयर देखने मिलता है। कंप्लीट टेयर में द टेंडन कंप्लीटली डिटैचेस फ्रॉम द बोन रिक्वायरिंग मोर इंटेंसिव इंटरवेंशन। सो कंप्लीट टेयर में जो हमारी बोन है ये कंप्लीटली डिटैच हो जाता है, बोन के कांटेक्ट में रहता ही नहीं है, और इससे टेंडन टेयर की सिवियरिटी इंक्रीज हो जाती है। प्रॉक्सिमल बाइसेप्स टेयर, सो प्रॉक्सिमली ये इस इमेज में हमें देखने मिल रहा है, ये प्रॉक्सिमली ये यहाँ पर डैमेज है टेंडन, ठीक, ये इस इमेज में हमें देखने मिल रहा है। सो शोल्डर रीजन में दिस इन्वॉल्व टेंडन टीयर्स नियर द ह्यूमरस इन द शोल्डर जॉइंट, तो ये ह्यूमरस से अटैच करता है हमारी ब्रैकियलिस मसल को, biceps brachii को सॉरी। द लॉन्ग हेड टेंडन इज सिग्निफिकेंटली मोर लाइकली टू टेयर दैन द शॉर्ट हेड, तो जो हमारा लॉन्ग हेड होता है ये ज़्यादा इसके चांसेस होते हैं टेयर होने के। इफ ओनली द लॉन्ग हेड इज टॉर्न, पेशेंट्स में स्टिल रिटेन फंक्शनल आर्म यूज ड्यू टू द इंटैक्ट शॉर्ट हेड। सो अगर हमारा लॉन्ग हेड टॉर्न होता है या कोई भी डैमेज होता है तो पेशेंट फंक्शनल यूज़ कर सकते हैं, कर पाते हैं, क्योंकि हमारा जो शॉर्ट हेड है वो अभी भी फंक्शनल है। सो डिस्टल बाइसेप्स टेयर में डिस्टली हमें एल्बो जॉइंट की साइड से टेयर देखने मिलेगा। दिस इंजरी अकर्स व्हेन द एल्बो इज पॉसिबली फोर्स्ड स्ट्रेट अगेंस्ट अ हैवी रेजिस्टेंस, अगर हमने हैवी रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया कहाँ से, एल्बो से, तब हमें एल्बो रीजन का या डिस्टल बाइसेप्स टेयर देखने मिलेगा। द सडन स्ट्रेस पुल्स द टेंडन डायरेक्टली ऑफ द रेडियस बोन, तो ये क्या करता है, ये जो हमारा टेंडन है रेडियस बोन से पूरी तरीके से अलग हो जाता है, और मेनली ये हमें अपने एल्बो को एक्सटेंड करते हुए अगर हम वेट के साथ कर रहे हैं, जैसे इस इमेज में देख सकते हैं, तो ये ज़्यादा देखने मिलता है। अनलाइक शोल्डर टेयर्स, इंजरीज एट द एल्बो यूजुअली रिजल्ट इन अ कंप्लीट टेंडन टेयर। सो शोल्डर टेयर्स में हो सकता है कि हमें पार्शियल टीयर्स हो, लेकिन ये एल्बो जॉइंट के साइड कंप्लीट टेंडन टीयर होता है। कॉमनली कॉजेज इसके क्या क्या हैं, हैवी लिफ्टिंग, अटेम्प्टिंग टू लिफ्ट ऑब्जेक्ट्स दैट आर एक्सेसिवली हैवी स्पेशली विद अ सडन जॉकिंग मोशन। सो हमने देखा है कि जिमिंग करते वक्त बहुत ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग कर लेते हैं तो हमारी मसल स्ट्रेच हो जाती है या हमारे टेंडन्स टेयर हो जाते हैं और सडन ट्रॉमा देखने मिल जाता है हमें। ट्रॉमेटिक फॉल्स, falling awkwardly onto an outstretched hand, forcing a sudden impact up the arm। अगर हम गलती से कोई किसी ट्रॉमा या कुछ भी किसी भी रीज़न की वजह से हम हाथ के बल पर गिर गए तो हमें टेंडन टेयर हो सकता है। ओवर यूज में डिजनरेशन देखने मिलेगी टेंडन्स की। रिपीटेटिव शोल्डर और एल्बो मोशंस लीडिंग टू क्रॉनिक टेंडन वेयर, फ्रेइंग एंड इवेंचुअल टेयर, इसमें डिजनरेशन हो जाता है, टेंडन वीक हो जाता है, उसकी वजह से अगर थोड़ा भी हमने गलत ट्रिक से मूवमेंट किया या बहुत रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया उस पर तो टेयर हो जाएगा। स्पोर्ट्स, हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ लाइक हैवी वेट लिफ्टिंग, टेनिस और कॉम्पिटिटिव स्विमिंग, सो उसमें भी हमें टेंडन टेयर्स देखने मिलता है। हु इज़ एट रिस्क, सबसे ज़्यादा रिस्क पे कौन होता है, एजिंग, टेंडन्स नेचुरली लूज इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ ओवर टाइम, सो जो भी जिनकी भी एज बढ़ती जाती है तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि टेंडन टेयर्स हो सकता है उनके साथ। ओवर यूज़, डिजनरेशन, मैंने बताया डिजनरेशन की वजह से हमारे टेंडन्स वीक हो जाते हैं। सो जॉब्स और हॉबीज़, अगर हम ऐसी रिपीटेटिव एक्टिविटी कर रहे हैं किसी भी जॉब या हॉबीज़ या एक्टिविटी की वजह से तो उसमें टेंडन टेयर्स के रिस्क बढ़ जाते हैं। हैवी लिफ्टिंग, मैकेनिक्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स और वेट लिफ्टर्स, इन सब के लिए चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। स्मोकिंग, निकोटिन restricts blood flow, severely affecting tendon nutrition and healing. So those persons who smoke are relatively prone to get tendon tears.
सो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शंस का जिन्होंने रिपीटेडली यूज़ किया है, ये हमारे टेंडन्स को डीजनरेट करता है, वीक कर देता है, जिसकी वजह से टेंडन टियर्स हो सकता है। डायग्नोसिस में सडन शार्प पेन देखने मिलता है, इंटेंस पेन इन द अपर आर्म और एल्बो इमीडिएटली आफ्टर द इंजरी। जैसे ही इंजरी होती है सो हमें यहाँ इंटेंस पेन देखने मिलेगा। ऑडिबल पॉप, ये मेन इसका क्लिनिकल फीचर है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें कि ये किस चीज़ का टेयर है। सो बाइसेप्स का टेंडन में हमें पॉप साउंड बहुत ज़्यादा मेन क्लिनिकल फीचर है ये कि ये बाइसेप्स टेयर है। मैनी पेशेंट्स रिपोर्टिंग हियरिंग और फीलिंग अ डिस्टिंक्ट टेयर और पॉप। क्रैम्पिंग एंड ब्रूशिंग, क्रैम्पिंग में बहुत ज़्यादा पेन होगा, ब्रूशिंग में वही डिस्कलेशन ऑफ स्किन, मसल क्रैम्पिंग फॉलोड बाय विजिबल ब्रूशिंग डाउन द आर्म। टेंडरनेस देखने मिलेगी, एक्सट्रीम सेंसिटिविटी व्हेन प्रेसिंग नियर द शोल्डर और एल्बो क्रीज। तो अगर हम एल्बो क्रीज के आसपास कुछ भी पाल्पेट करते हैं या उसको प्रेस करते हैं तो हमें सेंसिटिविटी देखने मिलेगी, झंझनाहट या डिसेंसिटाइजेशन भी फील हो सकता है एक केस में। सिवियर वीकनेस, नोटिसेबल डिफिकल्टी इन बेंडिंग द एल्बो और रोटेटिंग द फोर आर्म। सो वीकनेस हो जाएगी क्योंकि हमारे टेंडन टेयर होने की वजह से मसल तक वो कमांड पहुंच ही नहीं रही है और हमारी मसल एक्ट ही नहीं कर पाएगी। The Popeye muscle sign, it is the most important sign for the biceps tendon tear. So a classic clinical indicator, when the biceps tendon completely tears, the muscle loses its top or bottom anchor point. This causes the muscle belly to recoil and bunch up, creating a prominent visible bulge in the upper arm. ये मेनली हम बहुत ही हैवी वेट लिफ्टिंग करते हुए हमारे साथ होता है। जैसे ही हम एक्सटेंड करते हैं, बहुत फोर्सिबली एक्सटेंड हो गया, मतलब वेट इतना ज़्यादा हो गया कि हम उसको संभाल नहीं पाए, वैसे ये यहाँ से टेंडन ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने की वजह से या यहाँ से ब्रेक हुआ, यहाँ ब्रेक हुआ तो हमारी जो ये पूरी मसल है ये इकट्ठा हो जाएगी और ये बन जाएगी पॉपाई मसल। सो यही होता है पॉपाई मसल साइन। रेडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे एमआरआई। सो एमआरआई में हमें डीजनरेशन चेंजेस और डैमेज जो लिगामेंट्स होती हैं, टेंडन्स आसपास के जो स्ट्रक्चर्स डैमेज होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज, वो हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये टेंडन टेयर है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में राइस रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन, ये एक्यूट फेज में बहुत ज़रूरी होता है। मेडिकेशन में वही पेन मैनेजमेंट के लिए हम NSAIDs देते हैं। फिजियोथेरेपी इट इज़ मस्ट। सो सर्जिकल ट्रीटमेंट, अगर हमारा कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट काम नहीं करता है तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाएंगे। सो व्हेन इज सर्जरी नीडेड, कब ज़रूरत होती है? अगर प्राइमरीली या कंप्लीट डिस्टल टीयर्स हमें देखने मिलता है, सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, इम्प्रूव नहीं हो रहा है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से भी, तब हमें सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा। सर्जिकल आउटकम्स क्या है? री-रप्चर ऑफ अ सर्जिकली repaired biceps tendons is exceptionally uncommon. So दोबारा से सर्जिकली रिपेयर्ड बाइसेप्स टेंडन का री रप्चर होना बहुत ही अनकॉमन है। सो ये जल्दी नहीं होगा। सो हेयर इज द फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। एक्यूट फेज में हम इलेक्ट्रोथेरेपी में मॉडलिटीज़ यूज़ करेंगे, जैसे टेंस, अल्ट्रासाउंड, ये सब पेन और इन्फ्लेमेशन को मैनेज करने के लिए और हीलिंग प्रमोट करने के लिए। जेंटल मूवमेंट्स में हम बहुत ही लाइट पैसिव एक्सरसाइजेस कराएंगे ताकि रेंज ऑफ मोशन मेंटेन हो और स्टिफनेस ना आए। इमोबिलाइजेशन में स्लिंग अप्लाई कर देंगे पेशेंट के अफेक्टेड शोल्डर पे ताकि
टिश्यूज़ की हीलिंग हो सके और वो कुछ भी एक्टिव मूवमेंट ना कर सके। फेज 2 में हम क्या करेंगे, सब एक्यूट फेज होगा ये। इसमें हम पेन और स्वेलिंग को सबसाइड करेंगे, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन स्टार्ट कर देंगे। सो एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में एक्टिव असिस्टेड पहले रहेगा कि हम पेशेंट को बोलेंगे कि आप एक्सरसाइज कीजिए और हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, एंड उसके बाद हम एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में जाएंगे, उनसे बोलेंगे कि आप खुद ही एक्सरसाइज कीजिए। सो अर्ली स्ट्रेंथनिंग में हम लाइट आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस कराएंगे, जिससे कि जॉइंट मूवमेंट की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। फ्लेक्सिबिलिटी, जेंटल स्ट्रेचिंग टू रिस्टोर फुल एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो। सो जेंटल स्ट्रेचिंग करेंगे ताकि एल्बो का एक्सटेंशन रिस्टोर हो जाए। फेज 3 में हम वेट ट्रेनिंग कराएंगे। वेट ट्रेनिंग में हम लाइट डंबल्स का यूज़ करेंगे और बोलेंगे कि आप बाइसेप्स कर्ल परफॉर्म कीजिए। बाइसेप्स कर्ल्स दैट इज, आप अपनी एल्बो को एक्सटेंड कीजिए और फिर फ्लेक्स कीजिए 90 डिग्री तक, तो ये बाइसेप्स कर्ल होती है। रेजिस्टेंट बैंड्स का यूज़ करेंगे, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कराएंगे ताकि टेंडन अपनी फुल रेंज ऑफ मोशन को अचीव कर सके। पुशअप्स प्रोग्रेशन कराएंगे एडवांस स्ट्रेंथनिंग के लिए, ताकि बॉडी वेट मतलब अगर हम पुशअप्स में अपनी बॉडी को शोल्डर्स पे बॉडी वेट पूरा लीन कर दे पा रहे हैं या नहीं। रिहैबिलिटेशन फेज में देखेंगे, फेज 4 होगा। सो इसमें हम अपने पूरे फंक्शन पे वापस आ जाएंगे। बाकी हाई एंगेजिंग एक्टिविटीज़ को हम कर सकते हैं, इसमें स्पोर्ट एक्टिविटीज़ पे वापस आ सकते हैं। सो पोस्ट ऑपरेटिव फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होगा, फेज 1 और फेज 2 में हम इसे करेंगे। फेज 1 1 वीक से 4 वीक, मतलब 1 मंथ इनिशियली हम इसमें पैसिव रेंज ऑफ मोशन कराएंगे क्योंकि स्टिफनेस नहीं आने देंगे। पेंडुलर एक्सरसाइजेस कराएंगे, जेंटल ग्रेविटी असिस्टेड स्विंगिंग ऑफ द आर्म टू मेंटेन जॉइंट मोबिलिटी। पेशेंट को बोलेंगे आप किसी टेबल की हेल्प से जो अफेक्टेड जॉइंट नहीं है उसको पकड़ के, जो अफेक्टेड जॉइंट है उसको हम लटकाएंगे ग्रेविटी के थ्रू, एंड फिर उसको बोलेंगे जेंटल पेंडुलर एक्सरसाइजेस परफॉर्म कीजिए। फेज 2 में वीक 4 से वीक 8, मतलब 1 मंथ से 2 मंथ में हम करेंगे, एक्टिव रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म करवाएंगे उनसे। और फोकस एरियाज जहाँ पर भी जो भी रेस्ट्रिक्शंस हमें देखने मिलेगी, फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ आर्म एंड फोर आर्म, फुल सुपिनेशन एंड प्रोनेशन ऑफ शोल्डर एंड फोर आर्म, ये सब। एंड फेज 3 में वीक 8 से वीक 12 में रेसिस्टेड एक्सरसाइजेस परफॉर्म कराएंगे, रेजिस्टेंस बैंड्स को लेके, और टारगेटेड ड्रिल्स जैसे लाइट बाइसेप्स कर्ल्स और रेजिस्टेड फोर आर्म रोटेशन, ये सब परफॉर्म कराएंगे। फेज 4 में 3 मंथ से 6 मंथ तक हम वेट ट्रेनिंग उनको बोलेंगे करने के लिए, और क्लियरेंस, ग्रेजुअल रिटर्न टू हैवी लिफ्टिंग स्पोर्ट्स एंड ऑल नॉर्मल एक्टिविटीज। सो ये सब था हमारे पोस्ट ऑप फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।